हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि हम जैसे कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद जो एक ध्रुवीय विश्व बना, फिर उसके बाद अमेरिकी पूरा वर्चस्व हुआ, सिर्फ अमेरिका का ही वर्चस्व बचा पूरे राष्ट्रों के बीच में। फिर उसके बाद क्या इस वर्चस्व को कोई चुनौती देने के लिए भी आया या नहीं आया। तो ये जो और भी संगठन है जैसे यूरोपीय संगठन, आसियान, फिर इन सब की उत्पत्ति होती है जो अमेरिकी वर्चस्व को एक तरीके से मात देते हैं। वो हम देखेंगे कैसे। शीत युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय संघ, आसियान, चीन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे थे। यानी कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसके एक ऑप्शंस के रूप में ये लोग उभर कर सामने आए। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। यानी कि जो यूरोप ने अमेरिका ने जो यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो मदद की, उस योजना को किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। पहले क्या था, ये एक आर्थिक सहयोग संगठन था जब इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। फिर क्या हुआ, 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। फिर क्या होता है, जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। पहले क्या था, ये सिर्फ एक आर्थिक संगठन था, उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। फिर फरवरी 1992 में मॉजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यानी कि जो यूरोपीय EU का गठन कब हुआ है? 1992 में हुआ है। और किस संधि के द्वारा हुआ है? मॉस्ट्रेट संधि के द्वारा इसका संगठन हुआ है। फिर क्या है हमारा यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है कि इसका जो है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये हम देखते हैं। एक समान विदेश और सुरक्षा नीति, जो विदेश नीति अपनाई जाए और सुरक्षा नीति अपनाई जाए वो कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। फिर है इसमें आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना। फिर एक समान मुद्रा का चलन करना है। यानी कि जो यूरोपीय संगठन के देश होंगे इसमें जितने भी शामिल, उन सब में क्या होगा, एक कॉमन मुद्रा चलाई जाएगी। फिर वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी कि यूरोपीय संघ के जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, इनके बीच में क्या आना जाना कैसे होगा? कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा, बिना वीज़ा के हम आ जा सकते हैं। तो ये सब क्या थे, इसके उद्देश्य थे। अब उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी ये देखते हैं। उद्देश्य तो इन्होंने गोल तो सेट कर लिया कि किस लिए, मतलब योग की हम स्थापना कर रहे हैं, लेकिन इसके उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे है ये देखते हैं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा भी है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली थी। फिर क्या होता है, यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने की, ये जो उसका फ्लैग है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो उसका झंडा वो कैसा है, 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। हम ये देखते हैं कि जो ये यूरोपीय संगठन है ये काफ़ी ताकतवर था। तो इसको ताकतवर बनाने के रीजंस क्या आ गए थे, वो कौन सी विशेषताएं थी जो इसको वाकई में ताकतवर बनाती थी, वो हम देखते हैं। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक खतरा बन गई थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि जो ये सब चीज़ें, ये क्या है, यूरोपीय संगठन को एक बहुत ही ताकतवर बनाने वाला काम करती है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में भी कार्य करता है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। फिर क्या है, इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित भी करता है। यानी कि जो इसके 2 सदस्य देश हैं, अगर सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं नीतियों में यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर क्या है, जो यूरोपीय संघ के ये 2 देश हैं जो मतलब जिनको स्थायी सदस्यता भी मिली हुई है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं।
फिर अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में भी सक्षम है। अभी तक तो हमने देखा कि यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं थी, किस तरह से मतलब इसने अमेरिकी वर्चस्व को एक तरीके से मतलब वीक किया। अब क्या है कि अमेरिकी जो ये यूरोपीय संघ है, इसकी क्या कमजोरियां दिखती है कि इसके अंदर क्या क्या कमजोरियां थी। इसके जो सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं, जैसे कि इराक पर हमले के मामले में। यानी क्या है, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो इनकी विदेश नीति है और जो इनकी रक्षा नीति है वो समान हो, सभी को पसंद आए। कई कई बार ये क्या होता था कि कन्फ्लिक्ट भी कर जाती थी। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराज़गी है, क्योंकि जो वहाँ की उनकी खुद की जो करेंसी है, फिर वो कहीं ना कहीं वीक पड़ेगी, तो इस वजह से नाराज़गी भी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से भी विरोध कर दिया है। ये दो राष्ट्र जो डेनमार्क और स्वीडन, इन लोगों ने क्या है, जो ये मॉस्ट्रिट्स की संधि हुई है इसको भी मतलब मानने से इनकार कर दिया है। जो साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानना है वो भी इनसे इनकार कर दिया है। फिर इसमें यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, और तो इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यूरोपीय संघ में। फिर है आपका ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। तो ये कई बार कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, कई बार कोई इशू भी रहता है, तो ये लोग अलग भी मतलब हो सकते हैं। जैसे जो ब्रिटेन है वो 2016 में अलग हुआ है यूरोपीय संगठन से। तो अब हम जो नेक्स्ट है हमारा वो है आसियान, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक संगठन था, तो इसने किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व को मात दी वो देखते हैं। इसका जो पूरा नाम है हमारा पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। यानी कि जो आसियान की स्थापना कब हुई है, 1967 में इसकी स्थापना हुई। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की और बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। सेकंड है इसमें इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। कानून थर्ड है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ये इसके आसियान के जो है मुख्य। फिर हमें देखते हैं आसियान शैली क्या होता है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। यानी कि अनौपचारिक रूप से बिना किसी टकराव के और एकदम सहयोग के साथ मेल मिलाप का नया उदाहरण था, क्या था, आसियान ने काफ़ी यश कमाए। इसे हम आसियान शैली के नाम से भी जानते हैं। और फिर जो आसियान के प्रमुख स्तंभ, यानी कि जो किन किन क्षेत्रों में आसियान ने काम किया वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। फिर इसकी विशेषताएं भी देखेंगे आगे भी। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि जो आसियान के जो राष्ट्र हैं वो किसी भी मतलब कोई भी इशू है अगर सैन्य वगैरह से रिलेटेड, तो इसके जो विवादों को निपटारा कैसे करते थे, सहमति के आधार पर करते थे, ना कि सैनिक टकराव के उस पर। फिर है इसमें आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद करना है। फिर है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब आसियान की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता और प्रासंगिकता हम देखते हैं। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में रुचि दिखाई। फिर क्या होता है, 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर की नीति अपनाई है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता किया। तो इस तरह से जो आसियान है इसकी प्रासंगिकता दिखती है कि जो इसके देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो अमेरिका के भी रिलेशंस हैं और इंडिया के भी हैं। फिर इसमें भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। जो इंडिया है वो आसियान के साथ, यानी कि अभी तो सिर्फ उसके 2 देशों के साथ हुआ है, और इसके जो बाकी मतलब इसका जो संगठन है आसियान, उसके साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने की कोशिश की जा रही है।
आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। फिर है आपका, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौते किए गए हैं। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, हम चीन का विकास देखते हैं कैसे है। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चीन है उसके जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं वो भी कई बार बिगड़ गए थे। जैसे कि जब चीन ने जो तिब्बत है वहाँ पे हड़पने की उसको कोशिश की, तो इस तरह से जो चाइना है उसके रिलेशंस भी भारत से उस वक्त ख़राब हुए थे। इसी के साथ ही जो आपका ये वीडियो है वो ख़त्म होता है। आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।